स्टूडेंट्स, आई एम राजेन शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो कल अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा उस टॉपिक के बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो रेट, आपने बेग नियम निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब बेग नियम में एक और स्थिति आ जाए, मान लो ऐसे साम्य अवस्था आ जाए, फिर आप क्या दोगे? आप कैसे बेग नियम दोगे वो देखिएगा। तो जब साम्य अवस्था का उपयोग हो रहा है तो साम्य अवस्था की स्थिति में आप बेग नियम को कैसे निर्धारित करोगे वो देखिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपसे कहा एक अभिक्रिया के लिए बेग नियम ये है, ये बेग नियम है, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न है। ये क्रियाविधि फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये हो गई नेट अभिक्रिया। अभिक्रिया के लिए बेग नियम को सिद्ध कीजिए, मतलब आपको ये लाना है कि अभिक्रिया का बेग नियम ये आ रहा है। क्लियर? ये सिद्ध करना है। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन की हम बात करें तो आप जानते हैं कि बेग नियम में जो अभिक्रिया का बेग है वो किस पर डिपेंड करता है? धीमे पद पर डिपेंड करता है। किस पर निर्भर करता है? धीमे पद पर। जो सबसे धीमी गति से हो रहा है तो ये धीमी गति से हो रहा है, और जो धीमी गति वाला पद है वो कहलाता है बेग निर्धारक पद, RDS। ये कौन सा पद हो गया आपके? बेग निर्धारक पद। तो बेग निर्धारक पद से अभिक्रिया का बेग लिख दें अपन, तो बेग बराबर आएगा K, इसमें क्या आ रहा है क्रियाकारक? NOBR2 और NO। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए ये जो बेग नियम आ रहा है इसमें NOBR2 आ रहा है, और क्या आपका NOBR2 कोई क्रियाकारक है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर देखें आप, NOBR2 पहली अभिक्रिया में तो उत्पाद है और दूसरी में क्रियाकारक है। जब किसी क्रिया विधि में एक पद में कोई भी स्पेसीज उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है और वही द्वितीय पद में वही स्पेसीज क्रियाकारक के रूप में यूज होती है, तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया मध्यवर्ती। क्लियर? और जब बेग नियम लिखते हैं तो बेग नियम में हमेशा ध्यान रखना कि क्रियाकारक ही आएंगे, मध्यवर्ती नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इस मध्यवर्ती वैल्यू का मान हमें यहाँ पर रखना है। और ये मध्यवर्ती का मान कहाँ से आएगा? जो फास्ट साम्य अवस्था वाला समीकरण है या साम्य अवस्था वाली जो समीकरण दे रखी है उससे आएगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पर इस साम्य अवस्था का प्रयोग करना है समीकरण 1 से। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट का साम्य अवस्था का मान यूज करना है इस पहली वाली रिएक्शन का। तो हम यहाँ पे कहते हैं तीव्र साम्य अवस्था से, तो साम्य अवस्था स्थिरांक कैसे निकालते हैं अपन? साम्य अवस्था स्थिरांक आपने रासायनिक साम्य में निकाला, क्या था? उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बट्टे क्रियाकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, यही था। तो यहाँ पे इसका K1 का मान निकालो। K1 क्या साम्य अवस्था स्थिरांक है इसका? उत्पाद कौन है आपका? NOBR2 की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक कौन है आपके? NO और BR2। एक एक है तो एक एक ही आएगा। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? NOBR2 का। तो NOBR2 का मान यहाँ से निकाल लेना भाई। तो NOBR2 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये क्या आएगा भाई? इसको इधर गुना कर दें, K1 इंटू NO और इंटू BR2। क्लियर? ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 से NOBR2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रख दीजिए? सॉरी ये K2 था। इक्वेशन नंबर किस में रख दीजिए? 1 में रख दीजिए। और इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा आप देखिएगा। यहाँ अपन ने कह दिया समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 से NOBR2 का मान 1 में रख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? बेग बराबर यहाँ आएगा K2 इंटू NOBR2। NOBR2 की वैल्यू कितनी है? K1 NOBR2, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये NO। ओके? K1 और K2 दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इनको दोनों को मिला के एक नया नियतांक बना दें। तो यहाँ जो बेग बराबर आएगा वो आ गया K NO क्या हो गया? NO का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? BR2। ये आ गया आपके बेग नियम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सिद्ध हो गया ना भाई? ये तो सिद्ध करना था अपन को। तो आपने यहाँ देखा जब किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था प्रयुक्त हो रही है और जो स्लो पद है
जो धीमा पद है उस धीमे पद में मध्यवर्ती आ रहा है और वेग नियम में मध्यवर्ती यूज हो रहा है, तो हमें फिर इस साम्य अवस्था वाले पद से उस मध्यवर्ती की सांता निकालनी है और उसका मान फिर यहाँ वेग नियम में रखना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर? अब यहां से अगर हमसे पूछ ले कि सर अभिक्रिया की कोटि कितने का आई, तो अभिक्रिया की कोटि जो है कितनी आएगी, 2 + 1 दैट इज 3 आएगी। कितनी आएगी भाई अभिक्रिया की कोटि? 2 + 1 = 3। मतलब ये रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? चलिए आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। आपको कह दिया कि सर अभिक्रिया के लिए आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया है ना, क्वेश्चन दे दें आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह दें अभिक्रिया 2O3 = 3O2 के लिए क्रियाविधि जो है निम्न है। क्या दे रखी है आपको क्रियाविधि? O3 = O2 + O। क्लियर? ये पद हो रहा है तीव्र गति से। सेकंड आपको दे दिया O3 + O = 2O2, ये पद हो रहा है स्लो। क्लियर? तो आपने कहा अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन दे दें आपको, अभिक्रिया के लिए वेग नियम व कोटि लिखिए। ओके, ये वेग नियम और कोटि लिखनी है आपको। तो अभिक्रिया के लिए आपको वेग नियम और कोटि लिखनी है। अब यहाँ पर देखो आप, जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो ये सेकंड स्टेप है ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में मध्यवर्ती यूज हो रहा है, इसका कांस्टेंट दे दिया उसने K2। ओके, और फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट इक्विलिब्रियम है, सामने दिख रहा है आपको, तो फास्ट इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले तो अपन वेग निर्धारक पद कौन सा है हमारा, जो धीमी गति से होगा, सेकंड पद, तो ये तो कहलाएगा आपके वेग निर्धारक पद RDS। ओके, ये कहलाएगा आपके वेग निर्धारक पद। तो यहाँ पर अपन बात करें कि अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो वेग क्या आएगा, वेग आएगा स्लो वाले पद से, मतलब सेकंड पद से आएगा। कितना? K2 × कौन कौन सी क्रिया कारक है यहाँ पर? एक O3 है और एक O है, मतलब परमाणु ऑक्सीजन। और जब परमाणु ऑक्सीजन है तो ये मध्यवर्ती है ना भाई, देखो ये यहाँ उत्पाद है और यहाँ क्रिया कारक है, तो मध्यवर्ती कौन हो गया आपका? O। अब हमें मध्यवर्ती की सांता निकालनी है, तो मध्यवर्ती की सांता कहाँ से आएगी? इस तीव्र साम्य वाले पद से आएगी। तो हमने यहाँ कह दिया तीव्र साम्य अवस्था पद से, और यहाँ पर इस पद से ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इस साम्य अवस्था स्थिरांक को निकालें, K1 बराबर कितना आएगा? उत्पाद कौन है आपका? O2 × O अपॉन क्रिया कारक, कौन है क्रिया कारक? O3। हमें किसका मान निकालना है? परमाणु ऑक्सीजन की सांता निकालनी है। तो O बराबर कितना आएगा? O बराबर देखो कितना आएगा? K1, ये गुना होगा उधर, क्या हो जाएगा? O3 अपॉन O2। क्लियर? क्या आएगा? K1 O3 अपॉन O2। अब यहाँ O की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 में। क्लियर? और जब इक्वेशन 1 में मान रखेंगे O का, तो हमने कह दिया यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। ओके, और समीकरण 1 व 2 से अपन बात करें तो कितना आएगा और कैसे आएगा वो देखिएगा। समीकरण 1 में O का मान रख दीजिए यहाँ से, तो वेग बराबर आ गया K2 × O3, और O का मान रखा, कितना आएगा बेटा? O का मान आएगा K1 O3 अपॉन O2। इस K1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा K1 × K2 = एक न्यू कांस्टेंट हो गया K। क्लियर? O3 ऊपर है ही है, तो O3 ये केरा स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या आएगा बेटा? O नीचे आएगा O2। ये आ गया आपका वेग नियम। क्लियर? इसे कहते हैं वेग नियम इस क्वेश्चन के लिए। पहले वाला आया कि नहीं आया?
कुछ नहीं करना। जब स्लो पद में आपके मध्यवर्ती यूज हो रहा हो तो हम तीव्र साम्य पदों का यूज करेंगे और वहां से उन मध्यवर्तियों का मान रखेंगे और फिर आंसर आएगा। क्लियर? अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ अपन बात करें कि सर अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, तो अभिक्रिया की कोटि जो आएगी 2 फिर तो ये है और इसकी पावर -1 आएगी, तो 2 - 1 = 1, ये कहलाएगी आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप बोलिए, पहले ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है? तो मैं आपको एक विभिन्न कोटि की अभिक्रिया की बल गति की, ओके। तो यहाँ पर बल गति की में क्या करना है अपन को, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए एक तो परिभाषा पढ़नी है। क्लियर? परिभाषा के साथ अवकल वेग समीकरण पढ़ना है, अवकल वेग समीकरण पढ़ना है, फिर आपको समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर ग्राफीय निरूपण करना है और उदाहरण लिखने हैं, और फिर वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई, और लास्ट में आपको लिखना है अर्ध आयु काल। तो किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए इन सारे बिंदुओं को जब अपन पढ़ लेते हैं तो उसे कहते हैं बल गति की। अब हमारे जो सिलेबस में बल गति की है वो 2 बल गति की है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया की है और एक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया की बल गति की। तो यहाँ परिभाषा आती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की शून्य सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने अभिक्रिया ले ली ए से उत्पाद, क्लियर, ए से उत्पाद ले ली, तो यहाँ पे t = 0 पर इसकी सांद्रता थी स्मॉल a, जिसको अपन ने कैपिटल A0 कहा, प्रारंभिक सांद्रता, और t = t पर ये था a - x, जिसको अपन a से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो अभिक्रिया का वेग आएगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा इसका, वो समानुपाती होगा क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के। क्लियर? तो यहाँ पर जो वेग होता है वो क्या होता है, a के संदर्भ में -dA/dt होता है, या इसे हम लिखते हैं dx/dt से। तो ये वेग हो गया dx/dt बराबर, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नियतांक लगेगा k0 और इंटू a⁴। तो यहाँ जो dx/dt आएगा ये बराबर आ गया k0। ये है समीकरण नंबर 1। और जो समीकरण नंबर 1 है ये कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण। तो हम कह रहे हैं कि सर यहाँ जो k0 है, k0 तो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। क्लियर? और समीकरण 1 क्या है आपके, समीकरण 1 जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण है। क्या है भाई? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण है। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर जो a⁴ है उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 हो गई तो यहाँ पर आ गया dx/dt = यहाँ इसकी वैल्यू 1 रख दें तो ये आ गया dx/dt = k0। अब dx को यहीं रख दें, dt को इधर ले जाएं, तो dx बराबर हो गया k0 × dt। क्लियर? इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप।
क्लियर? तो एक तो ग्राफ आपका इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 का समाकलन कर दें अपन, तो अपन ने कहा समीकरण 2 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, और समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या आएगा समाकलन, आप देखिएगा ये dx हो गया इधर और k नॉट और ये हो गया dt, और जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, dx का समाकलन आता है x बराबर k नॉट, t का dt का समाकलन आएगा t। अभी समाकलन बिना सीमाओं के है और बिना सीमाओं के तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा c, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ जो c है वो कहलाता है समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, ओके। और जब c समाकलन स्थिरांक कहला रहा है यहाँ पर, तो आप जानते हैं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x का मान कितना है, 0 है, तो x बराबर 0 है, तब समीकरण 3 में मान रख दो यहाँ पर, तो 0, ये t से 0 रखा 0, तो c बराबर क्या आ गया 0, तो हमने कह दिया तब समीकरण कितने से, 3 से c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अपन इसका मान रख दे c का मान 0, तो हम बात करें दोबारा से समीकरण 3 से, क्या आएगा, समीकरण 3 से आएगा k नॉट t, c का मान तो 0 रख दिया बराबर x, तो k नॉट बराबर हो गया x बट्टे t। क्लियर? ये समीकरण 4 हो गई। क्लियर है? और जो समीकरण 4 आई है यही कहलाता है आपके समाकलित वेग समीकरण, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो ये न्यूमेरिकल में यूज का आएगा फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पर हम कहते हैं समीकरण 4 क्या है आपके, समीकरण 4 जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। क्या है भाई ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। क्या, k नोट बराबर x बाई टी। क्या है भाई, k नोट बराबर x बाई टी। क्लियर? और x का मान क्या आएगा, x बराबर आएगा a नोट माइनस a। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम? चलो अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पर a माइनस x बराबर a है, तो x को उधर ले जाएं, a बराबर क्या है, a नोट है, तो x बराबर हो गया a नोट माइनस a। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या सूत्र बन सकता है, k नोट इक्वल्स टू x, x की वैल्यू कितनी है, a नोट माइनस a अपॉन t। ये आपको a नोट प्रारंभिक सांद्रता था, a अंतिम सांद्रता था और t समय। ये जो समीकरण 5 है, ये समीकरण 5 भी शून्य कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो डेरिवेशन है वो इस रूप में है, और हमें जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में डेरिवेशन करना है वो इस रूप में करना है। न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व होगा और इससे भी सॉल्व होगा, चाहे वाली वो राजस्थान बोर्ड का ही क्यों नहीं हो, चाहे वो जेई का क्यों नहीं हो, चाहे नीट का क्यों नहीं हो, सारे न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक बोलिए, कोई दिक्कत है तो? क्लियर है? अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तो ये आ गई समीकरण 4, तो ये आ गई और 5 ये आ गई, इसी ये आ गया आपके समाकलित वेग समीकरण आ गया। क्या आ गया भाई, समाकलित वेग समीकरण आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेग नियतांक की इकाई की। किसकी बात करते हैं, वेग नियतांक की इकाई की। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। तो देखिए वेग नियतांक की इकाई का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, के एन। एन क्या है, कोटि है, जो यहाँ पे नीचे लिख देंगे इसके, ताकि वो डायरेक्ट दी के k0 लिख रहा है तो 0 कोटि की अभिक्रिया है, k1 लिख रहा है तो प्रथम कोटि की है, k2 लिख रहा है तो तृतीय कोटि की है।
ये क्या था यहाँ पे, ये था आपके मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यही था ना भाई, टाइम है, ये टाइम तो मिनट में भी आ सकता है, आवर में भी आ सकता है, डे में भी आ सकता है, और सेकंड में भी आ सकता है, और ईयर्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 0 है शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा के 0 बराबर 0 रखा तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा तो इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। ये इसके वेग नियतांक की इकाई हो गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो कन्फ्यूजन, तो ये है इसके वेग नियतांक की। तो जब हमको बहुत सी बार वेग नियतांक का मान देगा, और जब वो वेग नियतांक का मान देगा तो उसके पीछे इकाई यूज करता है, तो हम उस इकाई को डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं कि सर इसकी कोटि क्या होगी। अगर ये इकाई आती है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ सर उसकी कोटि जो है वो शून्य होगी। क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पर, ये तो आ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। अब आता है एक चीज आती है अर्ध आयु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ, इसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयु काल नाम से फेमस है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब क्या है, वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कहा मैंने, वह समय, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वो कहलाता है आपके अर्ध आयु काल। क्या कहलाता है वो, अर्ध आयु काल कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो ये कहलाएगा अर्ध आयु काल, टी हाफ। क्लियर। तो टी हाफ का मतलब क्या है, जो सांद्रता है वो आधी हो गई। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये रिएक्शन थी, ए बराबर उत्पाद यहाँ पर था, तो ये जो सांद्रता थी टी बराबर टी पर, वो ए माइनस एक्स थी। और क्लियर, तो जो टी हाफ होगा उस पर ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा ना भाई। क्लियर, मतलब आधी गई ना इसमें सांद्रता, तो एक्स का मान कितना हो गया, आधा। क्लियर। तो हम कह रहे हैं सर कि टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्लियर है, कि टी हाफ की वैल्यू का मतलब है कि भाई एच टी बराबर टी हाफ, मतलब वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो समीकरण 4 आया था उससे बात करें, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या था, समीकरण 4 में था के नॉट बराबर एक्स बाई टी। क्लियर। अब हम जानते हैं कि यहाँ जो कहते हैं कि टी बराबर टी हाफ, अब अर्ध आयु काल कर दिया, टी बराबर टी हाफ पर x बराबर क्या था, a बाई 2 था। क्लियर, क्या था, x बराबर a बाई 2 था। क्लियर है, और a बाई 2 था तो यहाँ पे मान रख दिया, तब ठीक, तब समीकरण कितने से, 4 से। तो ये समीकरण 4 ही थी आपकी। समीकरण 4 से क्या आया भाई आपका, के नॉट बराबर x की वैल्यू कितनी रख दी, a बाई 2 रख दी, और t की जगह क्या रख दिया, t हाफ रख दिया। तो मुझे यहाँ टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। टी हाफ बराबर क्या हो गया, a अपॉन 2k नॉट। क्या हो गया, a अपॉन 2k नॉट। ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। अब यहाँ पे देखें आप, ये कांस्टेंट है, तो यदि इसको हटा दें अपन, तो टी हाफ जो होगा वो समानुपाती होगा a के, और a क्या है, क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है, क्या कहा मैंने, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता है, वो क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं के समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती
होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये था आपका अर्धायुकाल का कंसेप्ट, किसके लिए? शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। तो देखो, परिभाषा हो गई, अवकलित वेग समीकरण हो गई, समाकलित वेग समीकरण हो गई, वेग नियतांक की इकाई हो गई और अर्धायुकाल हो गया। अब क्या बचा? ग्राफीय निरूपण बचा। क्या बचा आपका? ग्राफीय निरूपण। तो हम बात करें यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण की बात करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। ओके, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण की बात करें अपन, तो क्या होता है ग्राफीय निरूपण वो देखिएगा। क्लियर है? क्या होता है वो देखिए। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया इक्वेशन नंबर 4, तो मैंने यहाँ कह दिया समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या था? k0 बराबर x/t था, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया? k0 इंटू टी आ गया। क्या आ गया? x बराबर k0 इंटू टी आ गया। तो ये हो गया y बराबर mx हो गया, और y बराबर mx हो गया। तो इसके लिए जब ग्राफ खींचेंगे y एक्सिस पे तो हमने ले लिया x, और x एक्सिस पे हमने ले लिया t। क्लियर? और x एक्सिस पर हमने t ले लिया, तो यहाँ पर देखें एक सीधी रेखा का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण हो गया y बराबर mx। यहाँ c नहीं आ रहा, c नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सब रेखा के पास अंतःखंड नहीं है, और अंतःखंड नहीं है तो ऐसी रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? मूल बिंदु से, तो ये ऐसे जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर जो इस रेखा का ढाल है m, वो कितना आ रहा है? k0 आ रहा है। तो यहाँ जो ढाल आएगा, ढाल बराबर आ गया k0। क्या आ गया? ढाल बराबर k0 आ गया। कोई कंफ्यूजन? ये था पहला ग्राफ। क्लियर है? सेकंड ग्राफ हम बनाएं किसके लिए? आप यहां पर देखिएगा, आपने कह दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था? वेग जो था dx/dt वो बराबर था k0 इंटू a⁻0। यही था ना भाई? और यही था, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ ले लिया वेग, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dx/dt भी लिख सकता हूँ। और यहाँ ले लिया मैंने a की सांद्रता। तो वेग क्या है? a की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती है, मतलब वो हमेशा स्थिरांक आएगा, और स्थिरांक आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर स्थिरांक k0 हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपके सेकंड ग्राफ। किस किस में? वेग में और a में, क्रिया कारक a की सांद्रता में। क्लियर? अब अपन यहाँ पर देखें, अपन ने वहां पर जो समीकरण 5 पढ़ी थी, वो समीकरण 5 क्या थी? क्लियर है? यहाँ तक ये दो ग्राफ तो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए तीसरा ग्राफ आएगा समीकरण 5 से। किससे आएगा तीसरा ग्राफ? समीकरण 5 से। तो यहाँ पर आप देखिएगा समीकरण 5 क्या थी? k0 बराबर a0 माइनस a अपॉन t। यही थी समीकरण 5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे अपन इसको ऐसे ले जाएं, a0 माइनस a बराबर k0 t। क्लियर? इस a0 को तो मैं इधर ले जाऊं। क्लियर है? तो यहाँ पर चलो मैं a को तो उधर ले गया, तो ये तो प्लस a हो गया। k0 t को इधर ले आया तो ये माइनस हो गया। देखो a0 माइनस क्या हो जाएगा? k0 t। ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई तो क्या आ गई इक्वेशन? y बराबर माइनस mx प्लस c। ये आ गई ना भाई इक्वेशन? क्या आ गई आपके? y बराबर माइनस mx प्लस c। इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है वो भी विद नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर देखिएगा आप
आपने यहाँ तो ले लिया A की कंसंट्रेशन और यहाँ पर ले लिया आपने टाइम T। अब यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव स्लोप वाली है, C इसका अंतःखंड है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये तो C हो गया आपका, C तो कितना है, A नोट है, तो ये मान तो हो गया कितना, A नोट। और माइनस M, तो इसकी ढाल कितनी है, माइनस M, माइनस M का मतलब K नोट। तो यहाँ पर जो ढाल आएगी इसकी, स्लोप आएगा, वो आएगा माइनस K नोट। क्लियर? अब बोलिए तीसरा ग्राफ आया कि नहीं आया? क्लियर? तो हमने एक ग्राफ तो बनाया समीकरण 4 से, एक ग्राफ बनाया समीकरण 1 से, एक ग्राफ बनाया समीकरण 5 से। अब हम लेते हैं अर्धायु काल वाला समीकरण, उससे भी एक ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर अर्धायु काल वाला समीकरण से ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें अर्धायु काल वाला समीकरण, तो यहाँ पे जो अर्धायु काल था आगे क्या था, T हाफ बराबर क्या था, A/2K नॉट। क्या था, A/2K नॉट। और A बराबर क्या था, A नॉट था अपॉन 2K नॉट, मतलब प्रारंभिक सांद्रता ही तो थी ये, जो कितनी थी, A नॉट हो गई। तो यहाँ पे अपन बात करें A नॉट बराबर कितना हो गया, 2K नॉट इंटू T हाफ। तो ये y बराबर mx की फॉर्म में आ गया ना भाई, किसकी फॉर्म में आ गया, ये y बराबर mx की फॉर्म में आ गया। तो आप यहाँ पर ले लीजिए इसको, क्या लेंगे आप देखिएगा कैसे आएगा। y एक्सिस पे तो ले लिया आपने A नॉट, तो यहाँ पे तो ले लिया आपने A नॉट, मतलब प्रारंभिक सांद्रता ले ली, या आप यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, A और A नॉट। और इधर ले लिया आपने एक्स एक्सिस पर T हाफ। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें क्या है, कोई भी अंतःखंड नहीं है, और अंतःखंड नहीं है तो कहाँ से जाएगा, ये मूल बिंदु से जाएगा, तो ये गया मूल बिंदु से। क्लियर? और इसका जो ढाल आएगा वो कितना आएगा, 2K नॉट। तो यहाँ जो इसका ढाल आया वो आया 2K नॉट। ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। आपने 4 ग्राफीय निरूपण करे, पहला समीकरण 4 से, दूसरा समीकरण 5 से, तीसरा समीकरण 1 से, और चौथा T हाफ से। कोई कंफ्यूजन? ये था ग्राफीय निरूपण। ओके, बात करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो उदाहरण की हम बात करें तो आपको ये याद करने उदाहरण डायरेक्टली ऐसे कैसे याद करने, लेकिन इनको पहचानने का मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि सामान्य जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं वो या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, क्लियर, या किसी धातु की सतह पर होती हैं, धातु की सतह या उत्प्रेरक की सतह पर होती हैं, उत्प्रेरक की सतह पर होती हैं, क्लियर, या ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है। किससे होती हैं भाई, तीव्र गति से होती है। क्लियर है? तो ये है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को पहचानने का तरीका, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होंगी, या धातु की सतह या ठोस उत्प्रेरक की सतह पर होंगी, या बहुत तीव्र गति से होंगी। तो पहला एग्जाम्पल जैसे आपने लिया H2 और Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यदि मैं यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं लेता हूँ तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश ले लिया तो सूर्य का प्रकाश आते ही कौन सी अभिक्रिया हो गई, शून्य कोटि की। अब आपने लिया N2O का विघटन किसकी उपस्थिति में, तप्त प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अमोनिया का विघटन टंगस्टन या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और HI का विघटन सोने की उपस्थिति में, गोल्ड की उपस्थिति में, ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर है? ये थी आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया की बल गति की। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।